गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा आपका होगा। एनर्जी के साथ दिन का आगाज़ करें। और आज एक छोटा सा सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि समटाइम्स ये हो रहा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें बेहतर करने की, वो चाहे आपकी स्टडी में है, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, वो चाहे आपकी किसी खेल में है। आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन गड़बड़ हो रही होती है। उस वक्त क्या करें? कि ये भी अच्छा नहीं हो रहा, वो भी अच्छा नहीं हो रहा। मे बी यू आर ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड। कभी चीज़ों से आप ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, कैसे करें। चीज़ों का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। एंड देन यस यू आर ओवरबर्डन्ड एज वेल, के आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने करना क्या है, क्योंकि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता। उस वक्त क्या किया जाए? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ, क्या किया जाए? आई थिंक एक ब्रेक ली जाए। नॉट इन द राइजिंग पाकिस्तान शो। मेरे से पूछ रहे क्या किया जाए, मैं कहा मुझे खुद नहीं पता। मैं तो खुद ये मसला मैं ये काम शुरू करती हूँ, ये काम शुरू करती हूँ, ये काम शुरू करती हूँ, एंड देन ऑनेस्टली तीनों कामों का मैं स्ट्रेस लेती हूँ अपने ऊपर। मुझे स्ट्रेस होता है एंड देन मुझसे एक भी काम ठीक से बाज़-औक़ात नहीं हो पा रहा होता। सो कभी किसी ने आपसे कहा कि उस वक्त सिट बैक एंड रिलैक्स, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं आसपास के माहौल से, काम से, मे बी अ डे और 2 आप थोड़ा सा बिल्कुल डिस्कनेक्ट करें? काफी सारे लोगों ने शुएब कहा है, लेकिन अमल नहीं किया ना। लेकिन मैंने सुनती तो हो ही नहीं ना। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इस बात पे अमल जरूर, क्योंकि जिन लोगों ने किया है अमल, वो कहते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिंदगी में ब्रेक लें। आप अपना वीकेंड कम से कम फ्री रखें, और वीकेंड भी ऐसा फ्री रखें कि आप उसमें कुछ ना कर रहे हो, आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, या आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है करना। यस, समटाइम्स ये होता है कि पूरा वीक आपने सोचा होता है अच्छा मैं ये काम भी वीकेंड पे कर लूंगा, ये भी वीकेंड पे कर लूंगा, और ये जो रह गया ये तो करूंगा ही वीकेंड पे। प्लीज डोंट डू दैट। पर्सनल काम भी, घर के काम भी, अगर घर के काम भी, प्रोफेशनल डू दैट। अपने कामों को रूटीन से मैनेज करें। और जैसा सबीन ने कहा कि वीकेंड पे कहते हैं मी ओनली टाइम, जरा अपने आप को वक्त दें, सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं इसको अगेन रिपीट भी करूंगा। और नॉट जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, हो सकता है कि आप चाहें मैं अकेला कहीं जाऊं, मैं वॉक करने जाऊं, मैं हाइकिंग करने जाऊं, मैं कहीं कॉफ़ी पीने जाऊं। प्लीज़ गो आउट, डू दैट। अपने आप की जो एनर्जी उसको रीफिल करें, और जब आपकी एनर्जी रीफिल हो जाएगी आप वापस आएंगे, यू विल फील बेटर। और जब आप एक अच्छा महसूस करेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अच्छा फील करेंगे आपके उस रवैये की वजह से, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब जनरेट कर रहे होंगे। ऑल्सो आप प्रोडक्टिव भी होंगे। Yes. ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब ब्रेक लेकर आते हैं तो आप प्रोडक्टिव होते हैं। अक्सर आपके बॉस आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरबर्डन्ड हैं, आपको ब्रेक चाहिए, आपके दिमाग को ब्रेक चाहिए। सो ह्यूमन बॉडी है, ऑब्वियसली हर लिहाज से हमें ब्रेक भी चाहिए होती है, हमें फ्रेश रहने का भी टाइम चाहिए होता है, हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने लिए वक्त निकालें। और जब आप निकालते हैं देन यू आर मोर प्रोडक्टिव। अच्छा, जो बॉसेस भी इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से शुएब अगर देखें तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि कोई टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। सुबह भी आप काम करें, दिन में भी, रात में भी, इवन आप अगर ऑफिस नहीं है तब भी कॉल है ना, आप ऑफिस में, इवन वीकेंड्स पे भी, और स्पेशल हायरिंग के टाइम पे भी अक्सर आपसे कहा जा रहा होता है कि आपको तब हायर किया जाएगा जब आप, हमारे कोई टाइमिंग्स नहीं होती, तो वीकेंड पे भी आप वर्क आवर्स। एग्जैक्टली। एंड देन जब एम्प्लॉय ये बात कहता है कि नहीं, या कैंडिडेट ऑब्वियसली होता, आप तो हायर ही नहीं करते, एम्प्लॉय वो कैसे बनेगा। कैंडिडेट जब ये बात कर रहा होता है कि नहीं मैं मुझे जो है वीकेंड अपने लिए फ्री चाहिए, तो एम्प्लॉयर की तरफ से डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर आ रही होती है कि इसमें तो ईगो है, ये तो हमें आगे जाकर तंग करेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारे रवैये हैं जिनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आप सोच बदलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्टिविटी वो मैटर कर रही है, वो काउंट कर रही होती है। कोई शख्स कितना प्रोडक्टिव है, उसके लिए अगर आप आसपास के माहौल को एडजस्ट कर सकते हैं, माहौल को कंड्यूसिव बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट डू दैट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, आज के राइजिंग पाकिस्तान में भी हमने कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाया जो कि अपने आप को वक्त भी देते हैं और वो करते हैं जो करना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी है। काम उनका A1 है, और काम नजर आता है उनका, वो चाहे फिर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो या फिर डिजिटल मीडिया पर नजर आ रहा हो, या फिर पहाड़ों पे नजर आ रहा हो। एब्सोल्युटली। वैसे बहुत से जबरदस्त मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे, अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम उन्होंने कमाया है, लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, और उनके बारे में जो हमारी एक गपशप होती है वो देखने के लिए आपको जुड़े रहना है पीटीवी होम के साथ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपकी मुलाकात उन जबरदस्त मेहमानों से कराएंगे। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। बात करते हैं खेल की, और एक जबरदस्त खिलाड़ी की। खेल है टेनिस और खिलाड़ी है नंबर 1।
अंडर 18 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में और नाम है इनका अहमद नाइल कुरैशी। और ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल इवेंट्स में भी, नेशनल इवेंट्स में भी। ये तो बहुत से इवेंट्स हैं जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टाइटल जीता है, तो मैं उस लॉन्ग लिस्ट पे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ अचीवमेंट आपके सामने हम जरूर रख लेते हैं। जो रिसेंट की अचीवमेंट है उसमें इन्होंने डबल्स की मैं बात करूँ तो बिलाल आसिम के साथ मिलकर लास्ट मंथ ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में बॉयज़ डबल में टाइटल अपने नाम किया है। अच्छा 8 साल की उम्र से टेनिस खेल रहे हैं, 9 ईयर के थे जब इन्होंने डेब्यू किया था नेशनल लेवल पर माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अंडर 18 सिंगल ITF पाकिस्तान इंटरनेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप 2024 के फाते भी हैं। J60 सिंगापुर ITF जूनियर चैंपियनशिप 2024 के बॉयज सिंगल्स में सेमीफाइनलिस्ट हैं। और देन अगेन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। वेलकम करते हैं हमको। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे मेरा आप? ख्याल ठीक है ठाक? सबसे पहले ठीक ठाक लग ही रहे हैं वैसे, है ना? मुझे पता आप क्या पूछेंगी। मैंने ये जो मुनफरिद सा हेयर स्टाइलिस्ट पे मैं कमेंट जरूर लूंगी। वेरी नाइस, बड़े Thank गट्स you, चाहिए होते हैं thank कि you. लोग कमेंट कर रहे होते हैं इर्द गिर्द, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल से हटना बहुत बड़ी बात होती है। इसका शौक कैसे आया? इसका बस मुझे बचपन से ही शौक था। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी करवाया हुआ है जब मैं छोटा था, 12-11 साल का। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद फिर से किया है, तो बस वैसे ही मुझे शौक था थोड़ा। आप जाए ना मेरी अम्मी के सामने, किसी मेरी अम्मी ने आपको यूं पकड़ना, आपके बालों की नहीं कर देनी है। मैं ये पूछने लगी थी, मेरी अम्मी होती तो आप रात को सोए होते तो सुबह आप गंजे मिलते और आधे बाल उन्हें काट तो आपकी देते। भी बहुत लीनियंट है आपके साथ। हाँ जी, इस मामले में काफ़ी। चले, ये तो एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वो भी लीनियंट है हाँ और जी। आपको अपने शौक भी पूरा करने देती हैं। सो टेनिस का शौक ये कब से पैदा हुआ और इसमें पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं? ये मैं तकरीबन 7 या 8 इयर्स का था, तो मेरे घर के पास एक क्लब था छोटा सा, तो मैं और मेरा बड़ा भाई जो है हम वैसे ही जाते थे शुगल में खेलने। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ हम दोनों को, तो वहाँ से हमने कैरी ऑन किया। थोड़े कोचेस वगैरह जो उधर थे वहाँ से नॉलेज ली थोड़ी, तो उधर से कैरी ऑन होता गया। नेशनल टूर्नामेंट्स थोड़े से पार्टिसिपेट किए शुरू में, अंडर 10 से ही। तो वहाँ से इंटरेस्ट कैरी ऑन हुआ, तो प्रोफेशनल खेलने का सोचा, तो अभी तक वही कैरी ऑन कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। कितना अरसा लगा इसमें अंडर 18 नंबर 1 आने में? मैं हुआ हूँ नंबर 1 तकरीबन इसी साल हुआ हूँ मैं। इससे पहले मैं नंबर 1 नहीं था, तो काफ़ी टाइम लगा है मतलब इस लेवल पे आने के लिए। 10+ इयर्स हो गए मुझे खेलते हुए, टूर्नामेंट्स वगैरह, तो वही सारा प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो I'd say 10-11 इयर्स लगे हैं। वेरी नाइस। और इतनी सी एज में इतनी, हाउ ओल्ड आर यू बाय द I'm वे? 18। 18। सो अभी कह रहे 10-12 साल खेलना, कब से खेलना शुरू कर दिया था? बहुत साल से छोटे होंगे। बताया था, 7-8 साल की उम्र से माशाल्लाह वो 7-8 खेल साल रहे की हैं। उम्र से ही बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी एज से ही आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड यू नो कि आपने क्या करना है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है वैसे। जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं दोनों, तो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा बताएं कि कुछ तो मैंने टाइटल्स आपके शेयर किए, जिसमें रिसेंट आपका यही लास्ट मंथ ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप डबल्स वाला था। सो इसके अलावा जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा टफ था आपके लिए और इस रैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, व्हाट वाज दैट कंपटीशन? मैंने जो अपना पहला सिंगल्स का टाइटल लिया था इंटरनेशनल, वो फरवरी में मैंने लिया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। वो मेरा पहला सिंगल्स का टाइटल था इंटरनेशनल, और वो आई थिंक 5 इयर्स बाद कोई पाकिस्तानी जीता है इंटरनेशनल सिंगल्स का टाइटल, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था और मेरी रैंकिंग के लिए भी बहुत वो हेल्पफुल था, इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए भी, और मेरे नेशनल नंबर 1 भी उस टाइटल की वजह से काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आइट से वो मेरे लिए सबसे टफ़ और चैलेंजिंग भी था और स्पेशल भी था मेरे लिए काफ़ी। ज़बरदस्त। अब अंडर 18 नंबर 1 है आप, और 18 साल के अब आप हो भी रहे हैं, ये तो इसका मतलब है कि फिर ये रैंकिंग छिन जाएगी आपसे? ये हाँ जी, जनवरी में मैं अबव 18 हो जाऊंगा, तो फिर मेंस टेनिस में मैं ट्रांजिशन करूंगा। मगर मेंस टेनिस में भी शुक्र है आई एम इन अ गुड प्लेस। अभी मैं डेविस कप टीम में था जो बारबेडोस गए थे हम सितंबर में, तो और मेंस में नंबर 9 हूँ मैं फ़िलहाल। तो अभी तक वही अभी करूँगा, कैरी ऑन मेंस में ट्रांजिशन। चलें, ये एक बड़ी अच्छी बात है, गोल आपने दोबारा से अपना सेट किया हुआ है। इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड की अगर बात करें? पाकिस्तान में तो एहसामुल हक कुरैशी जो मेरे मेंटर भी हैं और उनकी एकेडमी में मैं ट्रेन करता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि इसी बैकग्राउंड से निकले हैं पाकिस्तान में और प्रोफेशनल किए हैं। मगर अगर वर्ल्ड टेनिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है, तो आई लुक अप टू देम। ग्रेट। अच्छा, मैनेज हो जाता है आराम से इस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना? उसके पहले ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, एंड देन पढ़ाई। हाँ, वो काफ़ी टफ होता है, बट शुक्र है मेरा स्कूल काफ़ी सपोर्टिंग है, लीनियंट भी हैं मेरे वेकेशंस वगैरह के मामले में।
तो वो काफ़ी सपोर्टिव हैं क्योंकि मैं सुबह ट्रेनिंग पे भी जाना होता है, शाम को भी ट्रेनिंग होती है मेरी, तो शुक्र है देव बिन सपोर्टिंग मी। चले अच्छी बात है, वरना हम अपने ज़माने की बात करें जो कि बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हम जब स्कूल में भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे ना, तो नहीं ऑनेस्टली सच्ची बात बता रही हूँ शुएब, यही होता था कि टीचर्स कहते थे जो सबसे नालायक बच्चे होते थे उनको पार्टिसिपेट करवाते थे और कहते थे अच्छा ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसको स्पोर्ट्स में क्यों भेज रहे हैं। ये माइंडसेट चेंज होना एक बहुत बड़ी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, इदारे का नाम भी रोशन होता है, सबसे बड़ी बात आपके मुल्क का नाम रोशन होता है। ये सब देख के चलें तो फिर तो क्या ही बात हो। बाकी बहन भाइयों को भी शौक है? मेरा बड़ा भाई खेलता था पहले टेनिस काफ़ी अच्छे लेवल तक, अब वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो टेनिस कोच है, तो वो वही करियर फॉलो कर रहा है, तो हमें काफ़ी शौक था। और इसमें पेरेंट्स का जो रोल, आपने पहले का पेरेंट्स सपोर्टिव है, आपकी मदर बैडमिंटन खेलती रही अपने टाइम पे? हाँ जी, वो नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलती थी अपने सिबलिंग्स के साथ, तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट कैरी ऑन हुआ है। वो ज़्यादा सपोर्ट करती भी और पुश भी करती होंगी कि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और स्पोर्ट्स में नाम रोशन भी करें, वन ऑफ टैलेंट, और आप उसको एक पॉलिश भी कर रहे हैं, उसमें नाम भी बना रहे हैं। अपकमिंग इवेंट कौन सा आ रहा है? मेरा नेक्स्ट वीक आ रहा है नेशनल टूर्नामेंट लाहौर में, तो उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, और उससे नेक्स्ट वीक भी एक और नेशनल टूर्नामेंट है इधर इस्लामाबाद में, मेरे होम ग्राउंड में ही। तो उन दोनों के लिए मैं पार्टिसिपेट करूँगा और लुकिंग फॉरवर्ड। सो अहमद, प्रोफेशनली यही सोचा है कि अब बस टेनिस को ही आगे लेकर चलना है, या फिर पढ़ाई में क्या करें, कौन से सब्जेक्ट्स रखें? पढ़ाई में मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ, मैंने मीडिया स्टडीज़, आर्ट्स और इंग्लिश लैंग्वेज रखा हुआ है फ़िलहाल। तो वो प्रैक्टिकल काम है काफ़ी, तो थोड़ा सा टफ होता है, बट शौक है तो मैनेज कर लेता हूँ मैं, बट कैरी ऑन तो मैं टेनिस ही करूँगा। जिस लेवल पे आप माशाल्लाह पहुँच गया, वो कैरी ऑन करना भी चाहिए इसको प्रोफेशनली आगे। अब ज़रा जनवरी के बाद आप की कैटेगरी बदल जाएगी। अब ऐसे में थोड़ी रूटीन बताएं, जब कोई इवेंट आता है उससे पहले हफ्ता 2 हफ्ते तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती होगी, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं सुबह और शाम आप सेशन कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी तो पूरा साल ही काफ़ी होता है। यूजुअली मेरी जो एकेडमी है जिसमें मैं खेलता हूँ उसमें हमारी 7 AM पे शुरू होती है ट्रेनिंग, सुबह 7 से लेकर 10 तक होती है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है, और फिर शाम को मैं खेलता हूँ 2 to 4 इस तरह मेरा होता है। उसमें सब फिटनेस वगैरह इंक्लूडेड होती है, तो काफ़ी टफ होता है स्कूल के साथ करना, बट मैनेज कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। अच्छा, ऐसे में जब ज़ाहिर सर्कल है, फ्रेंड्स आपके हैं, कहते होंगे ना चलो हैंग आउट करें, या आपके पास यकीनन टाइम बड़ा कम होता होगा या टाइम मैनेज कर लेते हैं उस तरह से? काफ़ी कम होता है, मतलब मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो टेनिस में ही हैं, तो वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट जो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह हैं और कज़न्स हैं जिस तरह मेरे, उनके साथ बहुत कम टाइम मिलता है, बिकॉज यूजुअली बाहर होता हूँ या इधर होता हूँ, तो अवेलेबिलिटी नहीं। तो आपने सर्कल अपना वही रखा हुआ है जो अंडरस्टैंडिंग है? हाँ जी, मोस्टली ऐसा ही है। है। अच्छा, यंगस्टर्स का ये होता है ना कि अगर कहीं जाना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं ज़िंदगी, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं किसी एक चीज़ में, तो सबसे पहले आपका सर्कल होता है जो हमें वक्त नहीं दे रहा है, वो नेगेटिविटी सी आ जाती है, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कम कर रहे होते हैं और आपको डिस्कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा होता है। ऐसा ही है, बट शुक्र है मेरा सर्कल काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिंग, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिंग है मेरे, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ ही ट्रैवल करता है, वो भी टेनिस प्लेयर है, उसके साथ ही मैं डबल्स टाइटल्स जीता हूँ, तो शुक्र है, इट्स रियली हेल्पफुल। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। आगे चलकर भी आप इस तरह नाम रोशन करते रहें और बहुत आगे जाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अहमद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद और बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया के सामने लेकर जाने वालों की। यानी मैं बात करूँ आज के दौर में जो वीलॉगिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान के नॉर्थ के इलाके हों, चाहे फिर हम सदर्न पार्ट में चले जाएं, हमें बहुत से खूबसूरत जगह नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है ही इतना खूबसूरत पहाड़, वादियाँ, दरिया, नज़ारे, और फिर अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो एक बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप आपको नजर आता है। ऐसे में इस सारी खूबसूरती को अगर कोई कैप्चर करके जो लोग नहीं जा पा रहे या जो लोग जाना चाहते हैं उन जगहों को नहीं पता, उन तक पहुँचाए सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये कितनी बड़ी एक बात होती है। ट्रैवल बहुत मुश्किल होता है, खुद से अपने आप को कैरी करना, इक्विपमेंट कैरी करके लेकर जाना है, एंड देन वो खूबसूरती एक जिम्मेदारी के साथ जाना और वो जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाना, तो ये हमारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसमें सबीन आज जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हूँ तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा है,
लेकिन दो बातें मैं वैसे ऐड करता हूँ। एक, अगस्त में उन्होंने K2 को जिस तरीके से ड्रोन से शूट किया, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि पहली बार ये हुआ कि K2 को इस तरीके से शूट किया गया। सो K2 एक्सपेडिशन था जिसमें उन्होंने ड्रोन उड़ा के वो पूरा उसको कैप्चर किया, और जो रिकग्निशन है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल टूरिज्म अवार्ड में बेस्ट वीलॉगर का उनको अवार्ड मिला है। तहसीन रजीन का नाम है, साथ मौजूद हैं इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं तहसीन भाई? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। रिसेंटली कहाँ गए? मैं रिसेंटली स्वात वैली में गया था और कुमराट गया था। ग्रेट। जी तो कुमराट इन द विंटर सीजन, जी हाँ। स्नोफॉल? हाँ जी, स्नोफॉल हमें मिली सीजन। मुझे लगा कि शायद विंटर में आपका रुख सिर्फ साउथ होता होगा। साउथ का भी अभी सीज़न शुरू हो चुका है। बहरहाल चूँकि नॉर्थ हमारे ज़्यादा करीब है तो इसलिए फिर कोई इतनी नई बात नहीं होती, जब भी स्नोफॉल होती है तो हम चले जाते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्थ मुश्किल होता है विंटर्स में समर्स की निस्बत ऑब्वियसली, तो ट्रैवल करना एंड जाहिर सी बात है उसको कैप्चर करना कितना मुश्किल है? एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, रोड्स अगर बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल चूँकि हम हाइक्स करते हैं तो हमारे लिए एज़ यूजुअल कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, और हम इस तरह ट्रैक्स पे चले जाते हैं जहाँ पे हम ब्यूटी देख सकें और लोगों को दिखा सकें। ग्रेट। ऐसे में यूँ तो ज़रा आपके बहुत से व्लॉग्स और बहुत से कंटेंट आपके लोगों के सामने, लेकिन एक जिस पे बहुत ज़्यादा लोग बात भी करते हैं, जिस पर रिकग्निशन भी आपको मिली, दैट वाज द ड्रोन थिंग, जो K2 के समिट में आपने ड्रोन उड़ाया हुआ है। थोड़ा सा पूरी जर्नी से मुतालिक बताएं कि ये प्लान और फिर इसको करना, और दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? अगस्त में हमारा एक एक्सपीडिशन था K2 का, जिसमें हमारी 8 मेंबर्स की एक टीम थी, जिसके साथ मैं एज अ वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर था। ओके। तो K2 बेस कैंप हम गए, तकरीबन वो 7 दिन का सफ़र था। फिर उसके बाद एक्सपीडिशन के साथ 1 माह वहाँ पे रुकना पड़ा, जिसमें मुख्तलिफ रोटेशंस थी टीम के साथ जाना। और K2 को मेरा शुरू से चूँकि एक पाकिस्तान की एक आइकॉनिक माउंटेन है, तो मुझे इसको मुख्तलिफ एंगल से देखने का और लोगों को दिखाने का शौक़ था। तो फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि कोई ड्रोन एविएटर जो है वो K2 के समिट पे ड्रोन लेके गया। तो वो एक ऑफ कोर्स एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और K2 को ऐसे जावियों से दिखाया लोगों को कि जैसे बहुत कम लोगों ने दिखाया है। ये एक बड़ी बात है, ऐसे मुश्किल एक्सपीडिशन पे जाना है एंड देन उसको एक कैप्चर करना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है, क्लाउड्स की वजह से पीक दिखाना एंड ऑल दैट। सो ओवरऑल लोगों का रिस्पांस कैसा था जब आपने वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पे? रिस्पांस बहुत अच्छा था, और एक नए जाविये से जब लोगों ने उसको देखा तो वो उसकी जो खूबसूरती है उससे बड़ा एक मुतासिर भी हुए लोग, और रिस्पांस बहुत अच्छा था, वेलकमिंग रिस्पांस था लोगों का। चैलेंज क्या रहे आपके लिए इस पूरे प्रोसेस में? आई मीन K2 बेस कैंप, वहाँ तक जाना, फिर उसके बाद रोटेशन पे मूवमेंट, और फिर वो कैप्चर भी करना है। ज़रा क्लाइमेट की अपने एक चैलेंजेस होते हैं। टेरेन वो थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए जो नए जाते हों। बहरहाल चूँकि मैं इससे पहले भी जा चुका था, पिछले साल भी जा चुका था, और रफ़ एंड टफ़ रूटीन्स के आमादी थे, तो एज सच कोई इस तरह का चैलेंजिंग नहीं था। और हर नया दिन जो था उसमें एक नया वेदर मिलता था, एक नया, कभी स्नोफॉल मिल रही है, कभी आपको चिल मिल रही है, कभी हवा का तूफ़ान मिल रहा है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस थे। बहरहाल वो चूँकि हमें वो उनके आदी है तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, फ़र्क नहीं लगा, ईजी रहा आपके लिए। जी हाँ, जी हाँ। वैसे आपको नेचर मेरे ख्याल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जी जी। तो ऐसी कोई होता है कि ऐसी जगहों पर जाएं एंड देन कोई ऐसे परिंदे आपको नजर आए, कोई ऐसे जानवर आपको नजर आए जो कि जाहिर सी बात है हम वाइल्ड लाइफ ऐसे नॉर्मल नजर नहीं आ रही होती, वो इन इलाकों में होती है। ये एक्सपीरियंसेस रहे आपके? इस साल अप्रैल में जब मैं हिंगोल नेशनल पार्क गया था बलूचिस्तान, तो वहाँ पे हमने चूँकि नॉर्थ में तो हम जो मारखोर और आइबेक्स देखते रहते हैं, वहाँ सिंध आइबेक्स होते हैं, तो वहाँ पे बलूचिस्तान के इलाके में जो आइबेक्स थे, मुझे उनकी ब्रीड तो नहीं पता, बहरहाल वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और वो एक नया एक्सपीरियंस था। फिर हिंगोल में जब मैं ऑफ रोडिंग पे गया, एक ट्रैक था, हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनकी तलाश के लिए हम गए। तो वहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिली, वो एक एनाकोंडा हमें देखने को मिला, अजदहा जो था, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। कितना को दूर से देखा था? यार ये तकरीबन कोई 20 फुट के फासले पे थे। बहरहाल वो चूँकि बहुत स्लो मूव करता है तो इतना वो डेंजरस नहीं होता है। एक बट कितना बड़ा था अंदाजन? 15 फुट तकरीबन उसकी लंबाई इतनी थी। जी हाँ, मैं सोच के घबरा रहा हूं। आप जैसे कितने?
फिर क्रोकोडाइल्स थे वहाँ, जैसे 3 क्रोकोडाइल्स थे उसका वहाँ खाना पे एक पानी टाइम में। क्रोकोडाइल्स तो वहाँ पे होते हैं, हाँ बिल्कुल जी, हैं। इस तरह की वाइल्ड लाइफ थी। तो ये तो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है होता है ना, वैसे लोग जाए करके आए ना। नहीं मतलब मुझे बड़ा शौक है इस तरह की चीजें देखने आप भी गए देखो, हाय आई एम सबीन, हाउ आर नहीं, यू। मैं बहुत डरती भी जरूर हूँ ऑब्वियसली, हर इंसान डरता है, आप भी डरते होंगे, ऐसा है? ये मत कह देना कि नहीं, मैंने कहा हर इंसान डरता है। डरना तो जाहिर बात है, वाइल्ड लाइफ से चाहिए। आप चूंकि उनके हैबिटेट में जा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट में, बहरहाल कुछ प्रिकॉशंस लेके अगर लेकिन आप जाएं पैनिक तो नहीं करना चाहिए, पैनिक ऑब्वियसली नहीं करना प्रिकॉशंस चाहिए। के साथ आप जाएं तो अभी हम ये नॉक करके जाएं कि आपके घर में आप आ रहे नहीं मतलब आप डिस्टेंस पे रहे ना, एंड देन यू आर फुली इक्विप्ड ना, कि अगर कुछ ऐसा वो अटैक करते हैं तो यू शुड हैव दैट इक्विपमेंट कि आप उनको आपके पास रोक एस्केप का सकें। चांस होना हाँ, चाहिए। रोक सकें आप। जी हाँ, और मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही मेरी बात है, आप आप उनके उनके घर गए हैबिटेट में जा रहे जी हैं, बिल्कुल। वो आप तक नहीं चल के आ रहे। तो एनाकोंडा के पास भी आप चल के गए थे वो आपके पास नहीं आए थे, वरना मेरे को तहसीन जैसे भी कोई 3 लेकिन ये एनाकोंडा के अलावा कोई और एक्सपीरियंस? देवसाई नेशनल पार्क में हिमालयन ब्राउन बेयर, Okay. वो हमने देखा। फिर अभी अगले माह शायद हम होशे जाएं स्नो लेपर्ड को देखने के लिए, यानी क्योंकि आप इस प्लान से जाएंगे कि आपने स्नो लेपर्ड को देखना वाइल्ड है? लाइफ देखनी है, इस प्लान्स के साथ हम जा रहे हैं। ओके, नहीं वाह, मतलब और- स्नो लेपर्ड को इस तरह देखना जरा आसान होता है, इस प्लान के साथ कि मैं जाऊंगा भी देखूंगा? विंटर्स में जब पहाड़ों पे बर्फबारी हो जाती है तो वो खाने की तलाश के लिए नीचे वैलीज में आते हैं, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विंटर्स में स्नो लेपर्ड को नीचे वैलीज में देखने की। डेंजरस एज वेल? जी, डेंजरस भी है ना? बट वो एक प्रॉपर डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करके रखें तो फिर नहीं, आप तो रख लेंगे डिस्टेंस मेंटेन, अगर अगर आप आप भाई ना रखें तो क्या उसने ना करें? रखा तो उसे पर्सनल स्पेस का ना पता हुआ, फिर क्या करेंगे? वो फिर अगर वो आपका शरारती हो तो क्या करेंगे? बुरा दिन हो तो आपका तो फिर गली के पागल कुत्ते से भी सही आपका बात है, बुरा वो भी दिन हो आपको सकता काट है। के चला जाए। अच्छा, जो फॉरेन डेलीगेशन जब आती है, जाहिर सी बात है उनके साथ भी आप जाते होंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? पाकिस्तान का एक परसेप्शन किस तरह से चेंज होता है? और जाहिर सी बात है जो ब्यूटी हमारे नॉर्थ में है Yes. वो आप किसी भी और मुल्क में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लैंडस्केप पाकिस्तान में है, जो चेंज ऑफ ग्लेशियर्स और जो माउंटेन्स पाकिस्तान में, वैसी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो हम भी फॉरेनर्स के साथ जाते हैं, और मुझे अभी तक 14 साल हो गए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और जितने भी फॉरेनर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं याद जो एक दफ़ा पाकिस्तान आया और दोबारा ना आया हो। तो एक दफ़ा वो आते हैं तो उनको बार जब बार चीज़ें देखते हैं तो उन्हें फिर अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क एक दफ़ा देखने के लिए नहीं है, फिर वो बार बार आते हैं। तो उनका रिस्पांस बहुत अमेजिंग होता है, वो बड़ा और सरप्राइज ज़रा एक होते बार हैं। में आप एक स्पॉट, 2 स्पॉट, 3 4 5 स्पॉट्स जा भी नहीं सकते, तो जी, ज़रा पे बिल्कुल। यू हैव टू रीविजिट ताकि किसी और नए स्पॉट पर आप जा भी सकें। आपके काम में रिकग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं, जैसे सबीन ने भी कहा कि समटाइम्स आप सिर्फ खूबसूरती दिखा रहे हैं, समटाइम्स आप रास्ता बता रहे हैं, गाइडेंस के साथ आप लोग काम करें। अब ऐसे में बेस्ट व्लॉगर का अवार्ड मिलना, ये कितना इंपॉर्टेंट था? रिकग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस काम में? टाइम के साथ साथ जैसे ही ट्रेंड्स चेंज हुए और सोशल मीडिया का जब दौर आया तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोस जो हैं कितना उनका रोल होता है किसी भी मुल्क की खूबसूरती दिखाने में, ट्रिप प्लान करने में। तो उसमें हमारा जब कंट्रीब्यूशन था, ऑफ कोर्स हमने 13-14 साल से जब हम दिखा रहे थे कंटिन्यूसली, तो उसको नेशनल लेवल पे जब रिकग्नाइज़ किया गया तो वो हमारे लिए खुशी की बात थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, इस सारे सफ़र में जब ज़ाहिर है आपको नहीं समटाइम्स पता होता कि अभी आप जो जा रहे हैं, इस्लामाबाद से निकल रहे हैं किसी भी एक सफ़र पर, चाहे वो नॉर्थ की तरफ है या वो साउथ की तरफ है, समटाइम्स वो 10 दिन पर मुश्तमिल होगा, समटाइम्स वो ज़्यादा होता है, समटाइम्स प्लान चेंज हो जाता है, वो सफ़र पर और तब्दील हो जाता है। सो पीछे से फैमिली, उसका जो एक क्वेश्चन होता है, कब वापस आओगे, कब घर आओगे, या कहाँ हो, कहाँ सिग्नल्स हो? भी नहीं आ रहे होंगे, इतने सारे स्पॉट्स तो ऐसे हाउ डू यू होंगे। मैनेज दिस कि कब आओगे? मुझे तो कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे घर से कभी भी तंग नहीं किया गया ओके, कि कहाँ हो, कब आओगे। दे नो कि वो जहाँ भी होगा अपने जो उसका अपना जो स्पेस है उसमें ही होगा, वहाँ पे खुश होगा। तो मेरी ट्रैवलिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी रही है उस हिसाब से अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स होते जो तंग करने वाले होते तो मैं अब तक जो है वो पागल हो चुका भाई होता। तंग करने वाले पेरेंट्स नहीं होते, फिक्र करने फिक्र वाले करने parents वाले, होते हैं, फिक्र but करने वाले, तंग करने वाली औलाद होती तंग है। करने वाली बेगम होती है। जो कि हमारी है नहीं। तो वो ये इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं अभी कि मैं आराम से चला जाता हूँ और सब, और तो जब ये वक्त आएगा आपके ऊपर तो तो लग पता we'll get to जाएगा। know। और कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है तो पाकिस्तान का जो ज़्यादा एरियाज़ हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी का अभी इशू नहीं रहा ना। इवन कि दुनिया का सबसे रिमोटेस्ट पहाड़ जो K2 है उसके बेस कैंप पे बैठ के आप 4G 3G ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट। तो
कनेक्टिविटी का ऐसा इशू नहीं है। तो फैमिली के साथ मैं कनेक्ट ही रहता हूँ मोबाइल पे, और ऐसा सच कोई ऐसा इशू नहीं आता। फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, बाद में हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। फिलहाल नहीं है। हाँ, बाद में कह देंगे ये मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, 2 मिनट बाद क्यों रिप्लाई आया, फौरन क्यों रिप्लाई नहीं आया था, तो यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है। ये इनके एक्सपीरियंसेस तहसीन देख लें, ये अपने तजुर्बात अपने शेयर कर रहे हैं, तजुर्बात। तो मैं सारा आपको इनसे इंतबाह फायदा जारी लेना कर रहा हूँ ना चाहिए कि ये वैसे। होता है। इसीलिए ये हमारे साथ जाते नहीं है ना। कौन सी ऐसी टिप है वैसे इस मामले में अगर आप तहसीन को देना चाहेंगे? टिप? हाँ, मतलब अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि अगर अच्छा, इनको टिप की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए उन्होंने अभी बहुत पहले ना सबको बता दिया कि दैट्स माय लाइफ इज, दैट्स हाउ आई ट्रैवल, दैट्स हाउ इट इज। तो शादी के बाद भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने पहले से बता दिया कि ये जो एक आपको बंदा मिलेगा, इसके साथ ये पैकेज मिलेगा। तो मैनेज आपने करना है। भाभी जो भी हमारी वुड भी भाभी हैं, वुड भी कुड भी भाभी हैं, कुछ बातें होती हैं जो ख्वाब जैसी लगती हैं। उस टाइम तो हो गया ओके ओके डन, बिल्कुल सही है। जब प्रैक्टिकली होना शुरू होगा ना तो फिर नहीं, मैं चलो इस पर थोड़ी सी बात ये इन्होंने अपना ओवरऑल जो लड़कियों का पर्सपेक्टिव है ना वो मैंने शेयर रख किया। और दिया मैंने आपके अपने सामने। एक्सपीरियंस से शेयर किया बिकॉज मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैं फील्ड जर्नलिस्ट था। तो ज़रा उसको पता नहीं होता आपको कि आप कब जाएंगे और कब आएंगे और कब जा रहे हैं और कितनी देर के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ज़रा आपको जाना है किसी कवरेज पे तो आपको नहीं मालूम होता। समटाइम्स आप किसी और सिटी में जा रहे होते हैं। सो शादी के आई थिंक 2 से 3 दिन मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि आप घर कब आएंगे। मैंने उससे कहा आज तो पूछ लिया है, आइंदा नहीं पूछना कि कब आऊँगा, बिकॉज मेरी जॉब ऐसी है, द नेचर ऑफ वर्क इज़ लाइक दिस कि मुझे जाने का तो पता है, मुझे वापस आने का नहीं फिर पता। आपका क्या हुआ उसके बाद? मैंने जॉब चेंज कर ली। मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली, यही सोच मैंने रही थी फील्ड जर्नलिज्म छोड़ दी। तो मेरी बेगम को पता होता मैं नहीं, तो कब आऊँगा। यही बात मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने जवाब दिया है इसके बाद आपको अंडरग्राउंड होना पड़ा, आपको बता किधर रहा जाना हूँ, पड़ा? मुझे अपना नेचर ऑफ वर्क बदलना पड़ गया क्योंकि वो मुझसे आज भी पूछती है आप कब आएंगे। तो ये सवाल तो कांस्टेंट हाँ। है। देखिए हम आपके लिए आपको चीज़ें discourage बहुत नहीं आसान होती है अगर आपकी मिसेज भी फील्ड जर्नलिज्म में होती है और आप इकट्ठे करते हैं तो। नहीं, इतना भी मुश्किल होता, फिर वो मुझसे पूछती मैं कब आऊँगा, मैं उससे पूछता वो कब आएगी, इसलिए वो दूसरी वाली ठीक है। लड़कियों का पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, नहीं वो लेट आए तो मसला नहीं है, आप लेट आए तो मसला है बड़ा। तहसीन, क्या अगला गोल अभी सेट किया है, क्या प्लान है? अभी चूंकि सीज़न कोस्टल बेल्ट जो है बलूचिस्तान, उसकी जो वेदर विंडो है बहुत शॉर्ट सी होती है। विंटर्स दिसंबर जनवरी और फरवरी का मिड। तो इसमें मेरी इस दफ़ा प्लान है कि जो बीचेस रह गए हैं हमसे उनको दोबारा जाया जाए और दोबारा एक्सप्लोर किया जाए। तो यही है, अभी देखते हैं कब मौका मिलता है। नहीं, आप अच्छे सीजन में जा रहे हैं, दिसंबर में, जनवरी तो वैसे बड़ा मज़ा भी आता है उस साइड जाने का। हाँ, हमें छुट्टी मिली तो इस बार तहसीन में मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा डेफिनेटली। ये, और मैं बेगम को बता के जाऊँगा कि मुझसे पूछना नहीं है मैं कितने दिनों में वापस आऊँगा। गुड लक। मेरे घर भी जाना है अभी। तहसीन, कोई एक टूरिज्म का स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट जो आप रिकमेंड करना चाहें इन दिस विंडो, अभी भी नॉर्थ के लिए भी और साउथ के लिए भी, हमारे सुनने वालों को आगे जैसे बच्चों की छुट्टियां भी आनी है, विंटर वेकेशंस, कहाँ जाएं, कहाँ प्लान करें बच्चों के साथ? फैमिली के लिए अब चूँकि टूरिज़म की, जब आप पाकिस्तान के टूरिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको कोस्ट लाइन पसंद है, राइट, आपको कल्चरल चीज़ें पसंद हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी को सजेस्ट करें। माउंटेन साइड से, माउंटेन साइड से अगर किया जाए तो गलियात का जो इलाका है ना, इजी एक्सेसिबल है और उसमें जो विंटर में व्यूज़ होते हैं, जिस तरह आप वो नॉर्वे के व्यूज़ आपको लगते हैं ना, एक पहाड़ हैं और जंगल है और वो बिल्कुल वाइट वॉश हुआ है, उससे खूबसूरत इलाका मेरे ख्याल में। और ये तो बहुत करीब भी है, बहुत करीब है इस्लामाबाद से बहुत करीब है। कल्चर की बात करें तो फिर कहाँ पे सजेस्ट करते हैं? कल्चरल की बात की जाए तो सिंध के जो इलाके हैं ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं कल्चर के लिए। फिर वहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो है, आप मिठी थरपारकर साइड पे जाएं तो अलग हैं, फिर आपको सलमान वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे अलग आपको इलाके और लोग मिलते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। ज़बरदस्त, कुछ ऑप्शंस आपने दे दिए, बाकी आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। उनके इंस्टा पे भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट नजर आ रहा होता है। तहसीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, एक तरफ हमें बात करते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे रवैये होते हैं उसकी वजह से हमने अपने रिसोर्स को बहुत डिप्लीट भी किया है।
हमारी कुछ कोताहियाँ ऐसी, कुछ गलतियाँ ऐसी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है, चाहे वो एग्रीकल्चर साइड पे आप देख लें, चाहे वो इंडस्ट्रियल साइड पे आप देख लें, इन्वायरमेंट की मैं बात कर लूँ, उस सब में कहीं ना कहीं गलतियाँ मुसलसल एंड होती ऑल्सो जा ये रही हैं। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, एक चीज़ absolutely। आप अगर डिस्ट्रॉय करते हैं उसको, आप अगर पोllute करते हैं, ख़राब करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आ जाता है, और जब इम्पैक्ट आना शुरू होता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो देन वी रियलाइज़ कि अच्छा ये एक मसला हो चुका है, अब इसका क्या किया जाए। लेकिन फिर वही बात होती है, फ़ौरन हमें चाहिए होता है कि रिजल्ट भी निकले, नहीं, जितना टाइम आपने उसको तबाह करने में लगाया उससे ज़्यादा टाइम उसको ठीक करने में लगेगा। ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे में सभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम हो रहा होता है, बात हो रही थी, कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जैसे COP29, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस पर अगर बात करें तो उसमें जब पाकिस्तान ने जो रिप्रेजेंट किया अपना केस, अपना इशू, और उसमें जिस तरह क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हुई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस रियाद में होने जा रही है लैंड डिग्रेडेशन पे। इस पे पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, पाकिस्तान किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, और वहाँ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इस मौजू पर भी आज हम बात करेंगे। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बड़ा इशू जो कि हर चीज़ से लिंक हो रहा होता है, वो होता है पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे किस तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आबादी बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रज़ा अली ख़ान साहब ने, आप कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर ये जो COP29 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा जोर भी दिया क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुताल्लिक, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर हम कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन, लेकिन इफेक्टिव्स की लिस्ट में हम बहुत ऊपर हैं। क्या इम्पैक्ट होता नज़र आ रहा है आपको इस पे? इसमें जी ये है कि एक तो हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में किया है। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग तो इसके लिए एक ज़रूरी हो गया है कि अगर हमने इतना काम किया और अगर फाइनेंस ना हो तो उसको हम प्रॉपर्ली स्विच और स्मार्ट तरीके से हम नहीं कर सकेंगे। तो ये जो हमारी लीडरशिप गई है, डिसीजन मेकिंग, उन्होंने इस पूरे प्रोविंसेस के और फेडरल गवर्नमेंट के तमाम गए हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और काफ़ी तक वो एक्नॉलेज भी हो गया है। तो क्योंकि हमारा मेल्टिंग ग्लेशियर है जैसे आपने बोला, तो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर आ रहा है और हम लोगों ने इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब स्मार्ट जो है ना रिसोर्सेज तरीके से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हमें डैम्स चाहिए, रिजर्वायर्स चाहिए, रबर डैम्स चाहिए। तो अगर हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है, जैसे आपने बोला कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए उससे हमारी डिमांड भी आ रही है फूड की, और फिर उससे एक मसला और भी हो रहा है कि हमारे देहातों पे प्रेशर आ रहा है, वो शिफ्ट हो रहे हैं हमारे सिटीज़ में, और सिटीज़ में काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह आप देखें लोकल गवर्नमेंट का, तो वो उस पर प्रेशर बहुत सारी चीज़ें जैसे सीवरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी आ जाता है। तो अगर हमने अपने देहातों को मतलब रिच करना है, यहाँ पे वहाँ पे लोगों को इंगेज करना है, यूथ को वहाँ एक्टिविटीज़ देनी है, तो हमें प्रॉपर वाटर रिसोर्स यानी ब्लू रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना होगा। और फिर उसके साथ फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, जो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न एग्रो सिस्टम जो होता है ना, मैकेनिज़्म जो है, तो उसमें हम ये भी नहीं है कि हम लार्ज स्केल के फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे, स्मॉल स्केल के फार्मर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट एक मॉडल है जो अभी जैसे ग्रीन इनिशिएटिव हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और सक्सेसफुल मॉडल भी हो रहे हैं, ताकि लोग का हमारे मुल्क में यह है कि लोग कॉपी करते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव में हमने अब तक क्या क्या स्टेप्स ले लिए हैं? ये जी अभी तो इस पे कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में इस पे पंजाब में, सिंध में बहुत सारे मॉडल फार्मिंग के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी हो गई है, और वहाँ आपको हर 6 महीने के बाद आपको क्रॉप्स मिलना शुरू हो गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने लोग देहातों में ट्रेन होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुल स्टोरीज और मॉडल्स लोग कॉपी करते हैं। हमारे यहाँ जो इतना लोग अभी चीज़ पे वो थ्योरेटिकली चीज़ों को इतना वो अंडरस्टैंड नहीं करते, जितने तक आपके पास ग्राउंड में हो एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट हो तो वो उससे फ़ौरन वो करते हैं, सीख जाते हैं। हाँ, और दूसरा यह है कि हमारा तो जो हमारी नेशन है माशाल्लाह बाय बर्थ वो टेक्निकल है। अब मेरी काफ़ी अंडर सी पैक चाइनीज़ से इंटरेक्शन होती है,
तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं हमारे इंजीनियर एक दफ़ा आपका जो जिसको हम दिहाड़ी वाला कहते हैं या लेबर कहते हैं, उसको हम एक चीज़ सिखा देते हैं, इवन बड़े ब्रिजेस और उसके जो उनके जो सरिये वगैरह का जो उनका मैकेनिज्म वो तरीक़ाकार होता है वो सिखाते हैं, लेकिन वो फिर हफ्ते के बाद वो हम उसको देख रहे होते हैं, वो ख़ुद कर रहा होता है। तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि हमारे जो काफ़ी लोग हैं स्किल्ड हैं। और इस तरह एक और बात भी है कि जो आजकल एक डिस्कशन हो रही है कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क से जा रहे हैं, यूथ जा रही है, प्रोफेशनल जा रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी डिमांड है ना जी। और वहाँ हमारे ये मुल्क का सिस्टम ही अच्छा है कि हम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी आप एचआर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस, और वो एक्सेप्टेबल हैं और बहुत काबिल लोग हैं उसमें। इतने स्किल्स हैं तो बाहर एक्सेप्टेंस है ना, बुला रहे हैं और काम वगैरह भी हाँ, तो वो ये तो खुशी की बात है कि लोग जा रहे हैं और ट्रेन हो जाएंगे, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन हो रही है सबसे बड़ी। हाँ, तो इसमें हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि इसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि हम क्रिटिसिज्म करेंगे। सर अच्छा, ये जो एक बात अभी आपने की कि ट्रेनिंग अगर आप दे देते हैं, जाहिर है इतने हुनरमंद हैं हमारे यहाँ की लेबर तबके की अगर हम बात करें ओवरऑल भी, सो हुनर है, सब कुछ है, ट्रेनिंग जाहिर है उनको जैसी प्रोवाइड की जाती है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन, ये आपके नज़दीक कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात जहाँ पर की है, फाइनेंसेस को यूटिलाइज भी तो करना है ना, और ऑब्वियसली एक सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? ये जी मैं आपको एक सक्सेसफुल मॉडल दे देता हूँ कि हमारा जो जैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की आपने बताया, इसमें इस तरह है कि हमारा खैबर पुख्तनख्वा में तकरीबन 2017 में कार्बन स्टॉक असेसमेंट हुई थी फॉरेस्ट के थ्रू ना, और वहाँ फिर उसके बाद वही फिर उस टीम गई है और फिर उन्होंने कोऑपरेशन की सिंध गवर्नमेंट के साथ, और सिंध वालों ने भी इसी पे काम शुरू किया। तो उन्होंने फिर ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कर दिया, और आप यकीन माने कि तकरीबन $40 मिलियन की उन्होंने मैंग्रोव की 2023 में कार्बन क्रेडिट जो है ना वो सोल्ड किया है। अच्छा, हाँ, यानी ये 11 अरब तक बनता है अगर आप उसका एस्टिमेट दें। तो अगर ये इसमें उन्होंने मैंग्रोव का किया, हालांकि खैबर पुख्तनख्वा में स्वात, एबटाबाद, मानसेरा जो रेन फॉरेस्ट है उसके कार्बन का क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इस तरह के फाइनेंसिंग पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ पे पंजाब में भी काम हो रहा है इसके ऊपर, तो अगर ये कर दें तो काफ़ी हमें इससे रेवेन्यू भी आ सकता है। साथ में हमारा जो मेन मसला है एनर्जी का, अभी हम इंटरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर हो गई, विंड हो गई, तो हमने खासा काम किया एग्जैक्टली और हमारे इंस्टीट्यूशन का भी इसमें अभी बहुत है कि जैसे हमारे IPP का रिव्यू किया है, कुछ रिव्यू कर दिया है, कुछ मज़ीद होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और इसमें हमारा ये होगा जब आपकी एनर्जी का कॉस्ट कम होगी तो आपकी इंडस्ट्रीज बूस्ट करेगी, स्मॉल साइज़ की और लार्ज साइज़ की वो खुद ब खुद बूस्ट करेगी, और इसमें फिर आपकी जॉब क्रिएशन होगी और लोग इंगेज होंगे। साथ में हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम हो रहा है और थोड़ा सुस्त है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप मेन लाइन 1 के अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उसमें ये होगा कि हमारी जो रेलवे लाइन अगर कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, तो उसमें से हमारा जो कैरेज का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हम फिर वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत खर्चा आता है और फिर हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अक्सर उसकी भी कास्ट काफ़ी हो जाती है, तो उसमें फिर ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उसके बाद जो है ना हमारे जो वो कहते हैं ना कि अगर आप पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जस्टिस के साथ कर सकते हैं, चैरिटी के साथ नहीं हो सकते। तो हमारी जुडिशरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी इंशाल्लाह, और उसके ऊपर ये फास्ट ट्रैक जो इम्प्लीमेंटेशन और जो उनके मतलब एक्ट्स हैं वो अगर फास्ट ट्रैक पे हों तो वो भी
पॉसिबल है कि काफ़ी अभी, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं अभी सऊदी में, जैसे कॉन्फ्रेंस हो I रही was है। about to ask कि रियाद में होने वाली लैंड डिग्रेडेशन कॉन्फ्रेंस, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ, ये जी देखें ना, अभी सऊदी में अब ये उन्होंने दुनिया की लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस है, 197 कंट्रीज उसमें इंगेज हैं, और 13 तारीख को उनका लास्ट वो है, और वो अपने सहराओं को और मतलब उनकी जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको, उसके ऊपर वो सोच रहे हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ग्रीन इनिशिएटिव हुआ है, ऐसे सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव अपना वो कर रहे हैं। तो हमारे पास तो, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास तो फ्लैट लैंड बहुत मौजूद है और बहुत फर्टाइल है। तो इसमें हम पीवेट सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, टनल फार्मिंग, ये हमारे, वो तो सिर्फ सहरा में गुलिस्तान बनाते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी गुलिस्तान है, उसको खाली थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। तो ये अभी वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आप यकीन माने कि जैसे आप सऊदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कर लें या गल्फ़ का देख लें, तो वो भी तो मेनली पाकिस्तानियों ने बनाए, तो हमारे पाकिस्तानी अभी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, आप यकीन माने, क्योंकि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का काम इन्होंने अभी किया है, तो इनकी तो वो आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉटरी निकल है, ये लोग उधर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको ऐसे स्किल लेबर की ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे वहाँ पर जाके, और क्या क्या फ़वाइद आप उसके देख रहे हैं? जी वो देखें ना, वही कि वो उनके तो यही स्मार्ट एग्रीकल्चर टूल्स के ऊपर, साथ में वो ये जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, कि मतलब आप प्रॉपर्ली किस तरह अपने वाटर रिसोर्स को मैनेज करते हैं। अब पीवेट सिस्टम है, तो आप जहाँ भी सहरा में देखें, इवन हमारे सिंध में भी पीवेट का काफ़ी काम हुआ है, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो हमारे पास लैंड काफ़ी है, लेकिन इसको यूटिलाइजेशन और रिसर्च R&D जिसको कहते हैं, और इसमें ये पॉसिबल है कि सऊदी आके हमारे मुल्क में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें अपनी ज़मीन को काबिल काश्त बनाना। ज़ाहिर है ग्रीन इनिशिएटिव में ये भी तो एक अहम बात है, उस पर हम किस हद तक आगे बढ़े हैं? इस पे देखें, हमारे साथ अभी चाइनीज़ भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और सऊदीज़ भी हैं, और कंट्रीज़ भी काफ़ी हैं। तो हमारे ये जैसे वैल्यू एडिशन के लिए तो अभी माशाल्लाह हमारा गवादर एयरपोर्ट भी उसको चैनलाइज हो गया है। तो अंडर सी पैक जो हमारे पास, आप देखें कि अगर आप ये हकला से डेरा इस्माइल खान जाएँ, लेफ़्ट राइट देखें, तो रिवर इंडस और रिवर कुरम के साथ यूरोप में तो इतने मुल्क होते हैं जितनी हमारे पास लैंड पड़ी हुई है, और फर्टाइल लैंड पड़ी हुई है। तो ये अब असल चीज़ है कि आप मसले को डायग्नोज कर लें। जब आप डायग्नोज कर लें, तो फिर आपको रूट काज का पता, डायग्नोज हमारी लीडरशिप ने और हमारे प्रोफेशनल ने कर लिया है। थोड़ा सा सुस्ती और थोड़ी सी वो इसलिए हो जाती है कि रिसोर्सेज का भी इशू होता है, और वो प्रॉपरली आपने उसको स्विच करना होता है। सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं ना। Exactly. आपने मसला डायग्नोज कर दिया, आप सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड देन इट टेक्स सम टाइम कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसे में जो आपने रूट कॉज की भी बात की, और हम जिस तरह देहात की भी बात करें, आपने इससे पहले भी पॉइंट आउट किया, हमारे जो छोटे किसान हैं उनको स्किल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है, कि ये स्किल्स उनको सिखाई जाएं उस लेवल पे। आपने वो जो रूट कॉज है वो तो फिर यही है, उनके लिए क्या करने का प्लान है आगे? ये जी, ये इस तरह है कि आप देहात को जो लोग होते हैं, अभी तो ये कम्युनिकेशन और ये फास्ट ट्रैक इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, हमारे एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हो गए हैं। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो हमारा जो डायग्नोज हो गया और फिर ये फार्मर की असल में उनको स्किल, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। स्किल तो ये सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको मॉडर्न फार्मिंग पे आनी है, उनकी कैपेसिटी को हमने आगे ले जाना है। यही वाली बात ना कि उनकी जिंदगी भी आसान हो। जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ वो क्यों ना जाएं? बिल्कुल, आप चाइना में देखें ना, तो वहाँ तो टावर्स के ऊपर उन्होंने शेड्स बना लिए हैं। तो यहाँ के पास, हमारे पास तो लैंड है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल शेड्स बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और मतलब टनल फार्मिंग हो सकती है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और दूसरा, सीड्स, इतने बेस्ट सीड्स आ गए हैं, अब उनका रिसर्च हो गया है चाइना से और यूरोप से, कि अगर आपकी जो पड़ी वो है ना पैदावार, वो ज़्यादा हो गई है, सही, काफ़ी। तो इस पे, और दूसरा यह है कि हमें थोड़ा सा अभी वो
हम क्रिटिसिज्म का फोबिया हो गया है थोड़ा सा, उसकी वजह से जो है ना हमारे अच्छे काम, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस हमें कम पड़ गई, क्योंकि आप जब एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म पे जाते हो तो फिर आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना और रूम देने पर फिर अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट की है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा है ना तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, वो स्पेशली सोशल मीडिया पे हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। कोई भी अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए किसी अच्छी चीज़ को जो कि आवाम के मुफाद में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर क्रिटिसाइज करना भी है सभी, प्रोडक्टिव करें, आप उसमें अपनी राय दें, वैल्यू एडिशन करें, कोई ऐसी राय दें जिससे और बेहतर हो सके, आइडिया और एनहांस हो सके और रिफाइन हो सके ताकि और अच्छा इंप्लीमेंट हो सके। पॉइंट स्कोरिंग के पर्सपेक्टिव से ना किया जाए, ये आवाम का, मुल्क का इसमें नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही वो जी, इसमें ये है कि वो हमारे ज़माने में तो ये होता था कि सास बहू की अक्सर लड़ाई होती थी ना, अब ये सोशल मीडिया के वजह से लड़ाई ख़त्म हो गई है, वो खुद एंगेज रहते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म इतनी बढ़ गई है ना कि सोसाइटी में अब एक्सेप्टेंस कम हो गई है। आपने हमें नया मौजूद दे दिया वैसे, क्योंकि आज के दौर में सास और बहू की लड़ाई नहीं होती क्योंकि वो एंगेज है फोन पे। ये अच्छा मौजूद आपने हमें दिया है, व्हाट्सएप और सो इस पे ये जितना भी है चीज़ों पे। तो मुझे लगता है आप बहुत सताए हुए वैसे। नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कि माजी का किस्सा माइंड में आया तो आया, वो अलग बात है। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट और कीजिएगा, जब हम एग्रीकल्चर की बात करें या मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें कुछ क्रॉप्स के हवाले से ये राय भी कायम है कि वो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि चावल की काश्त में भी और गन्ने की काश्त में भी, कि पाकिस्तान का इतना पानी नहीं है लेकिन हम इस क्रॉप में बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज़ करते हैं। ऐसा हाइब्रिड काम होना चाहिए, ऐसा हाइब्रिड बीज हो, हाइब्रिड फसल हो कि पानी कम इस्तेमाल हो, पानी ज़ाया ना हो इन फसलों में, कुछ ऐसा काम भी हो रहा है? एग्जैक्टली, ये जो मैंने आपको पिवट सिस्टम बताया है ना, ये तो आपको गंदम की क्रॉप्स के लिए तो आपको कुछ सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर पानी चाहिए ताकि वो उसको थोड़ा सा वो मिले ना, मॉइस्चर मिले। और जहाँ आपने राइस की बात की है तो हमारे पास बहुत सारी हमारे मुल्क, आप यानी गिलगित बल्किस्तान में जाएं तो आपको जून जुलाई में भी आपको गंदम की फसल नज़र आएगी, यानी सारा साल हमारे मुल्क में गंदम होती है। तो इसमें राइस के साथ ऐसे सीड्स आ गए हैं कि आपका असल में कम्युनिकेशन गैप की वजह से और थोड़ा सा कैपेसिटी की वजह से प्रॉपर हम फार्मर तक वो चीज़ पहुंचा नहीं सके। और दूसरा जी, हमारी माशाल्लाह कौम बड़ी तकड़ी, हमने कोविड में इतना सरवाइव किया है, हाँ, और 2 साल, और हमने कहाँ से किधर से भी एड नहीं ली, हमारे अपने ही क्रॉप थे, वरना लोग आप देखें तो भूख के लोग तकलीफ हो गई थी। और साथ में फिर हमारे सैलाब आया, उसमें भी हमने सरवाइव किया। तो हमारी कौम की बड़ी स्ट्रेंथ है। हमेशा जब हम मुश्किल में आते हैं तो पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। तो हमने हर दौर में हमने यही देखा है कि हम लोग निकल जाते हैं उस चीज़ से और बड़े ग्रेसफुली निकलते हैं। और बड़े और इसमें यह है कि हमारे प्रोविंसेस जितने भी हैं, अब पॉलिसीज़ तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में बन गई है, ये या वाटर पॉलिसी बन गई है, तो इसको हर 3 साल बाद रिव्यू हम लोग को चाहिए कि करें, और उसमें यूथ और जो जेंडर बैलेंस को एंगेज करने की स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन जेंडर बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ख़वातीन भी आगे आना, उनका आना भी बहुत इंपॉर्टेंट। रज़ा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, ये टॉपिक था बेसिकली जिसको आज हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, बिकॉज जो रूट कॉज की बात की ना, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें एंड देन सोल्यूशन। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में टाइम ज़रूर लगता है, बट जाहिर सी बात है सिनर्जीज इंपॉर्टेंट। जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ बुरा हो रहा है ज़रूर प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं। ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बड़ी खुशी होती है जब सितारे हमारे सेट पे आ जाते हैं और जगमगाने लगते हैं। वैसे तो आप उनको स्क्रीन पे वैसे भी देख रहे होते हैं कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। यहाँ पर आकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना, कैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, एक अलग रुख, एक किरदार में तो आप उनको देख रहे होते हैं, बट असल ज़िंदगी में उनका क्या किरदार है, वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको जानना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एब्सोल्युटली। और जब आप सितारों का जिक्र आपने छेड़ दिया
तो ऐसे में थिएटर हो, टेलीविज़न हो, ज़बरदस्त काम जो कर रही हैं, आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। शिज़ा खान ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करेंगे इन द शो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Walaikum assalam. Thank you so much for such a lovely introduction. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप हैं मॉर्निंग पर्सन? No, नहीं है। I'm a night हमारी owl. मेकअप रूम में जब बात हो रही थी, शी वाज लाइक कि अगर शूट पे 10 बजे कॉल दे दी जाती है तो बस कत्ल, मार हो हाँ. वाजिबुल कत्ल है वो बंदा. 10 भी जल्दी है। हाँ. 11 बजे तक it's fine. लेकिन फिर आप लोग रात तक भी तो काम करते हैं ना, 10-11 तो बज ही जाते हैं। Yeah, Sabeen, you guys know कि कराची की नाइट लाइफ है. इस्लामाबाद में तो 10-11 बजे ही सब सो जाते हैं और रात को भी आई वाज लाइक कि यार सारे सो गए हैं, अकेली मैं जागी हुई हूँ. तो दिस इज हाउ इट इज. अच्छा, इस्लामाबाद के बारे में परसेप्शन थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आई मीन 11-12 तक तो मार्जिन देना इस्लामाबाद वाले को भी, इतना भी ना करें। नो नो, आई विल टेल यू अ थिंग. और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. Okay. मैं एक बार निकली यहाँ पे खाना खाने रात 11 बजे, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकली, उन्होंने दुम्बा खाना था. एंड आई एम नॉट अ मीट पर्सन एट ऑल. मीट मटन आई डोंट लाइक. ठीक मैं है। चिकन पर्सन हूँ. Okay. तो आई वाज लाइक कि चलो मुझे दाल ही खिला दो. रात के 11-11:30 बजे कहीं से दाल नहीं मिली. आपने किसी घर की फिर बैली बजानी थी वहाँ पे किसी की पकी कि होती आंटी दाल पकी है आज के नहीं, एक यही ऑप्शन बची है। Yeah. चलें, ये बड़ा होता है वैसे। क्या चल रहा आजकल ओवरऑल? अभी तो रिसेंटली मैंने एक सोप किया था. किरदार एंजॉय तो जो कैरेक्टर मिलता है वो मैं एंजॉय करती हूँ. कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर ही करना है या फिर मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही करना है, जहाँ पे एक्टिंग का मार्जिन हर एक्टर को डिफरेंट लग रहा होता है ना? नहीं, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस. Okay. मैं कर लेती हूँ क्योंकि जो मासूम कैरेक्टर्स हैं वो मुझे ज़्यादा मिलते हैं. Okay. बिकॉज पीपल यूज्ड टू से दैट यू हैव दैट स्पेसिफिक मासूमियत ऑन योर नहीं, फेस. लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर किया था ना आयजा खान के साथ। अरे वो भी अरे वो मासूम ही पॉजिटिव थी. था। अच्छा, वो वो काफी मीसी पॉजिटिव थी. कैरेक्टर था। वो मतलब था तो वो एग्जैक्टली तो वो नेगेटिव ही था. Okay. लेकिन उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था तो वो ज़रा इस तरह की थी. Okay. डरपोक थी. और लोगों को इसी चीज़ पे तो आई थिंक पीपल वर लाइक दे वेंट क्रेजी कि यार ये बंदी, एक तो इसने इतना बुरा किया, ऊपर से रो भी यही रही है. तो अच्छा, रो भी रही है और सिंपैथी भी दूसरी बंदी को नहीं मिल रही, सिंपैथी भी इसको सारी ये तो आर्ट है। और इनफैक्ट अभी आपने कहा है कि वो कैरेक्टर आपका नेगेटिव कैरेक्टर एक तरह से था, हाँ. बट वो एक्चुअली मुझसे अगर पूछे एज अ व्यूअर, वो मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर ही लगा। या बिकॉज जो मेन लीड थी उसमें वो ही नेगेटिव थी. इट वाज ड्रामा का जो टाइटल था वो मैं था. तो वो खुद सेल्फिश, मैं वो वाली कि मुझ में बहुत अना है. तो ऑफ कोर्स जो उसको पोर्ट्रे करेगा, टाइटल कैरेक्टर करेगा, वो ही नेगेटिव होगा. बिकॉज मैं होना कोई अच्छी बात अच्छी तो बात है नहीं। नहीं. आप में है वैसे मैं। टू सम एक्सटेंट होनी भी चाहिए. अच्छा, मैं होनी चाहिए या मैं को मार देना चाहिए? देखिए, जैसी मैं हूँ मुझे तो जायज़ है, मेरे में होनी चाहिए. लेकिन ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट मार देना चाहिए. मैं जिस फील्ड में हम हैं उसमें तो मार ही देना ये चाहिए. क्यों कहा आपने? बिकॉज फिर प्रोडक्शन हाउसेस नहीं जीने देते आपको. जब आप में बहुत मैं होती है तो पीपल यूज टू हैव दिस परसेप्शन कि यार ये अभी इतना एटीट्यूड दिखा रही है, जब कल को स्टार बन जाएगी तब क्या होगा. तो स्टार्स में तो मैं होती है? नहीं होती. नहीं होती। नहीं होती. I have worked with a lot of stars. I have worked with Bushra Appa. She is like a darling to me. यूनिवर्सिटी जी। जी, तो अगर हम स्टार्स में, लेजेंड्स में या फिर यूनिवर्सिटी में किसी को भी हम देख सकते हैं या किसी की एग्जांपल दे सकते हैं, आई थिंक बुशरा अंसारी इज एन इंस्टीट्यूट. शी इज। आई लव हर. अतीका all- ओडो, उनमें बिल्कुल नहीं है. हमने ओवरऑल काफी सारे हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जब भी उनके साथ इंटरेक्शन होता बिल्कुल है, ऐसा ही दे है। डाउन टू अर्थ हैं. उनसे Absolutely. बात करके आपको मजा आ जाता है कि ये लोग हैं जिनको हम स्टार कहते हैं ना, तो Yes. ये असल डेफिनेशन बल्कि होती है आप उनसे stars बात की. करते हुए सब में डर रहे होते हैं, लेकिन वो तक कंफर्टेबल कर देते हैं ये बात आपको। वैसे Yes, सच है. हाँ. शुरू में डर लग रहा होता है कि पता नहीं कैसे बात करें, लेकिन जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं तो देन यू गेट टू नो देम, और आप Yeah. कहते हैं ये बड़े लोग हैं. अच्छा, आई एम अ वेरी लेस इंटरैक्टिव पर्सन ऑन सेट. तो मेरे साथ तो यही हुआ कि जो मुझसे खुद बात करता है मैं उससे बात कर लेती हूँ. वरना नहीं करती. वरना मैं इनिशिएटिव नहीं ले अच्छा. सकती. आई एम अ पर्सन, आई कैन नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन टू अ नेक्स्ट लेवल.
तो मैं लोगों पे छोड़ देती हूँ इफ़ दे खुद आर ही कर लें बात। हाँ, इफ़ दे आर गेटिंग दैट वाइब फ्रॉम मी Right. कि ठीक है इससे बात करनी है और इस तरह ये पॉजिटिव लग रही है तो ठीक है। आई हैव दिस थिंग, आई नो आई शुड say that and I should state it here कि I'm a very positive person, तो लोगों को वो जो खुद पॉजिटिव होते हैं वो वाइब कैच कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। फिर खुद अच्छा, ही अगर बात आपको वाइब आए किसी से नेगेटिव, क्या करती हैं? सेट पे आ रही है नेगेटिव वाइब किसी से भी, व्हाट डू यू डू? I don't talk to that person. ओके। Even if he or she is talking to me or they are willing to talk to me, I don't. I just like, okay, yeah, likewise, same to you. बस That's it. फॉर्मल अच्छा, सा। काम करने में कोई सीन आपने करना है तो उसमें मुश्किल नहीं होती फिर? नहीं, Like, नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर डिफरेंट हो हाँ, जाता वो है। तो आप होते ही नहीं है ना। लेकिन वो फिर जो उस कहते time। हैं कि जो केमिस्ट्री होती है ऑफ स्क्रीन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सो दैट वो ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो रही हो। सो आपके केस में ऐसा होता है या बस नहीं I कैरेक्टर में don't आए think और so. ओके Because I've been doing theatre for so many years और वहाँ पे भी मेरी कभी भी थिएटर वाले अपने एक्टर्स से कोई इंटरेक्शन इतनी हुई नहीं अच्छा। खास, लेकिन फिर भी हमने सो आप बहुत ट्रेंड इस तरह से हैं कि बस डायलॉग हुए कैरेक्टर बताया एंड देन यू आर गुड टू गो। Yeah, sort of we can say because अभी recently I did a project. It's going to be on air very soon. उसमें मैंने एक एक्ट्रेस के साथ काम किया था, सीनियर एक्ट्रेस है वो भी, I won't name her, but कुछ मामलात ख़राब हो गए on set. तो फिर of course she was senior, मैंने भी कोई बात नहीं की. But after that we had a lot of intimate scenes together कि मैं उनकी गोद में सर रख रही हूँ और you know अब आपने नाम तो नहीं बताया No. लेकिन वो देखिए प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें इन्होंने गोद में सर रखा हुआ है जिस खातून के सीनियर खातून जिनकी गोद में सर रखा है नुशिजा ने ने बता दे कि मामला खराब हुए थे। देखिए इसमें मैंने लगाई है तीली। नहीं बट वो भी आई थिंक शी वाज अब क्वाइट करें आप बैलेंस, प्लीज डैमेज कंट्रोल करें। okay I'll try. I think she was quite professional and I was too. तो हमने बिल्कुल भी स्क्रीन पे शो नहीं होने दिया although we two hate each other. I think she hates अभी me हम too. कहते कवर करेंगे इन्होंने जलते मजीद में उसको जलते में तेल छिड़कने का काम कर दिया Because तुम्हारा। I'm not scared. It's fine. It's okay. I think ये अच्छी बात है। हाँ। Honesty एक बड़ी अच्छी चीज नहीं होती है। सिंपल बात है ना सभी क्योंकि मैंने तो नाम ही नहीं लिया था। हाँ सही बात है, वो तो obviously. किसी का भी हो और सकता मैं है। बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ आजकल, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। गोद में सर रखा था, मैं बता रहा हूँ आपको बात नजर इस पे गौर करें आप। अब वो सीन जरा हम चला भी देंगे, ठीक है? अच्छा, गोद में 2-3 वैसे आर्टिस्ट की सर रखा है ये अब मैनेज करने की कोशिश आपने की है। रिसेंटली किनकी गोद में सर रखा है? रिसेंटली 2 ही मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं कौन है वैसे वो? अब दोनों का नाम ले ले। नहीं Confuse करते हैं उनको। नो आई एम नॉट गोना गिव अच्छा यू दूसरे दैट। का नाम ले ले फिर किसका? जिसके साथ हेट वाला मामला नहीं है। नहीं, और किसी के साथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये अच्छी बात है। आयशा के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा काम का? आयशा खान, आयशा खान या शी वाज अमेजिंग और आई थिंक उसके अंदर भी यही चीज़ है और जो जैसे कि मैंने बताया कि स्टार वही होता है जिसमें मैं नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमेशा झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट बिलीव। आई से कि जब फल लगता है झुक जाते तभी वो दरख्त झुकता है। तो आयशा भी वैसी हैं। फर्स्ट डे तो हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई, बट आफ्टर दैट वही बात कि मैं कभी भी दूसरे को अनकंफर्टेबल नहीं करती, तो मैं खुद इनिशिएटिव नहीं लेती। ऑफ कोर्स एंड शी इज़ अ स्टार, तो आपके भी माइंड में होता है यार शी इज़ आयशा खान, बट शी डिडंट मेड मी फील लाइक कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। सेकेंड डे शी वॉज लाइक ओए तुम कहाँ, और इस तरह शी वॉज a very nice person. That's great. She is, yeah. She is, माशाल्लाह। On set, she was very nice with me. Otherwise भी Yeah. उनके बारे में हमेशा Yeah. अच्छी राय सुनने को मिली हाँ, है। she's very She's very positive. positive. Very positive. शीज़ा मैट्रिक के बाद ही आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख दिया, यानी मैट्रिक के बाद यू टू यंग। Yeah. व्हाई? Because you know, शोएब, जब आप इस फील्ड में एंटर होते हैं तो ये चीज़ आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, सारे न्यू कमर्स को, कि फ़ौरन काम नहीं मिल जाता। इट टेक्स टाइम, और बीइंग अ गर्ल आई थिंक आपकी फिर उम्र हो जाती है, जितना टाइम लगता है आपको सक्सेसफुल होने में इस फील्ड में। लोगों ने बना दिया है ना, sorry? जो लोगों ने बना भी दिया है ना कि हाँ। लड़की ज्यादा जल्दी उसको बूढ़ा
करना कर है कि देती इतने साल हैं। के लड़के हो वो गए पता तब हीरो के काम रोल नहीं। पे आ रहे होंगे, हाँ, लेकिन हुमायूं उनसे सईद- छोटी लड़कियां उनकी अम्मी के रोल में आ रही नहीं, आप होंगी। हुमायूं सईद को देखिए, आप फहद मुस्तफा को अरे देखिए। तो अगर लोगों ने मेरा काम देखा है तो वो मेरे से लोगों को एक ही शिकायत होती है, आप इतनी छोटी हैं, आप क्यों इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स करती हैं। लिटरली जो बुशरा आपा की बेटी का कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया था, उसमें आई वाज प्लेइंग शहजाद शेख्स एल्डर सिस्टर। Although we have been seeing Shahzad from so many years, तो इसीलिए although I'm a character actress, इसलिए मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। आई थिंक हमारे सामने एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि हिना दिल बुशरा पजीर आपा की साहिबा के बात बारे में कर बात लें। करूं तो हिना दिल पजीर साहिबा जो Yeah. है वो नबील से छोटी हैं, लेकिन नबील की माँ का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया हुआ है एक बहुत Yeah. मशहूर ड्रामे में। Yeah. तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। Yeah. अच्छा, अभी ज्यादा एंजॉय थिएटर करती हैं या ड्रामा करती हैं? दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। थिएटर करने का एक अलग मज़ा है कि आपको लाइव Live उसी करना टाइम है। इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है, तो वो आपको फ़ौरन पता लग जाता है, अच्छा मैं इस कैलिबर की एक्ट्रेस हूँ। और टीवी का ये होता है आपको रिस्पांस नहीं मिलता फ़ौरन, जब तक आप रिकग्नाइज नहीं होते टीवी पे, आपको लोग आई थिंक वो वाले कमेंट्स नहीं दे पाते उस सोशल तरह मीडिया से। है ना, अब तो फॉरेन क्लिप सोशल मीडिया पे एंड देन लोग कमेंट्स भी करते हैं, जज भी कर रहे होते हैं बैठ के खुद। अच्छा, आई थिंक आई लुक अ बिट डिफरेंट इन रियल लाइफ। और ऑल्दो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टीवी पे काफ़ी अपनी उम्र से बड़े कैरेक्टर्स भी कर चुकी हूँ, गेटअप दे के जूड़ा कर लिया। बल्कि आई डिड दिस प्ले, हाइसम हुसैन डायरेक्टर थे, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। और हमारा पार्टीशन के ऊपर था, बांग्लादेश की जो Yes, पार्टीशन थी, yes. 1971 वॉर। सो आई वॉज पोर्ट्रेइंग PTV's फर्स्ट बांग्लादेशी प्रोड्यूसर कोकब आफ्ताब इन दैट प्ले। और वो लेडी थी, वो 41 Yes. ईयर की थी, तो उनको नाउ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ एग्जैक्टली डबल ऑफ माई एज। एट दैट टाइम आई वॉज 21 व्हेन आई वॉज डूइंग दैट कैरेक्टर। तो व्हेन हाइसम सर ऑडिशनड मी, ही वाज लाइक कि अच्छा यार तुम तो बहुत छोटी हो। तो ही वाज लाइक कि अच्छा आप कोई डायलॉग बोले। डायलॉग जब मैंने बोला तो ही वाज लाइक कि यार यू आर ओके, हम चलें आपको गेटअप दे के देखते हैं। वो गेटअप जब का किया उसके बाद समझ लें सब ने कहा आपको तो गेटअप करवाने में कोई इशू नहीं होगा, आपने तो 40 साल की औरत नहीं, का अब आपने character मुझे किया। बताया तो मुझे याद आया कि वो आप थी, वरना ऑनेस्टली वो कैरेक्टर मुझे Nobody याद था, recognized. लेकिन यू आर सो डिफरेंट कि उस गेटअप में बहुत चेंज एंड लगी दैट है। वाज आल्सो अ नेगेटिव Yes, कैरेक्टर, yes. क्योंकि वो जो बर्जस को गिराना, डिफरेंट बिल्कुल, ब्रिजेस बिल्कुल। की फहरिस्त मंगवाती है माया को, वो देखिए माया के घर से चुराती है, वो बिल्कुल। सब कुछ, वो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर That was शिजा, difficult as ऐसा well, होता है? challenging. एंड आई हैड दिस बॉडी लैंग्वेज Yes. थ्रू आउट। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब एक कैरेक्टर आपने कर लिया उसके बाद आपको सेम रोल्स Similar. ऑफर हो रहे होते हैं, एंड बड़ा मुश्किल होता है उस चीज को ब्रेक करना कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। Yeah, I am actually facing such kind of difficulties in my field. और मैं अब बल्कि प्रोडक्शन हाउसेस में जब जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं हाँ हाँ शिजा स्क्रिप्ट आया हुआ है, तो मैं पहले ही कहती हूँ देख लें, आप ही ऊपी का कैरेक्टर मत दीजिएगा मुझे। अब मैं लिटरली आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी ऑन नेशनल टेलीविजन दैट आई एम नॉट गोना प्ले आपी एनीमोर। कोई ख्वाहिश हो, कोई शौक हो किसी भी एक्टर को देखते हुए कि ऑन सेट हीरोइन इनके साथ आना है, तो वो हु इज दैट वन एक्टर? इन पाकिस्तान यस, फवाद खान। ओके। या अगर फवाद खान की आप ही का कैरेक्टर मिलेगा तो करेंगे? अल्लाह माफ करे, नो ये कैसे क्यों भाई? के दिल पे छुरियां चला दी आप। यही सुनना था मुझे। नो आई डजंट लुक लाइक हिज आपी यार, ऑडियंस करेगी अब इज ये वो डिसाइड। अंदर से बड़ा निकला है ना, नहीं यार। एक मिनट रुक जाओ सबीन, छोटी बहन बनने का किरदार आएगा फवाद खान हाँ। की तो कर लेंगी। हाँ अच्छा, कर लेंगी? कर लूंगी। सी मसला इसमें उनको नहीं सिर्फ था, काम करना है काम उनके साथ। काम हाँ। करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस कौन सी है जिनके साथ अभी काम करने का शौक है कि मुझे इसके साथ काम करना है? फ्यूचर में हाँ, फ्यूचर में। सबा कमर। वेरी नाइस चॉइस, शी इज अ क्लास नो हाँ, डाउट। बाकी सबके साथ मैं कर चुकी हूँ, Okay. सब लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मैं कर चुकी हूँ। यानी आप ये कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया है, आई एम अ गुड लक चार्म फॉर देम। या आई एम। कि और फल लग गया उनको। हाँ, मैं इसीलिए तो हिट हुआ था, मैं जो थी उसमें। ओ वाह,
देखा, ये बात होती है। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए अपने ऊपर, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर। एब्सोल्युटली। अच्छा सीसा, जाहिर है टैलेंट भी होता है आपके अंदर, और हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा थिएटर, आप क्योंकि थिएटर से आई हैं तो थिएटर के एक्टर को एक्चुअल एक्टर माना भी जा रहा है। जब आप कैरेक्टर, आप कहते हैं ना मैं एक कैरेक्टर एक्टर हूँ, तो वो नज़र भी आता है एक तरीके से। क्रिटिसिज्म, सॉरी, आपको ये फील होता है कि कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? शायद ये कैरेक्टर आप कर सकती थी बेहतर, लेकिन उस प्ले में आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया है? हाँ, 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल फाइनल चीज़ें हो गई, और 3 दिन बाद शूट था, मैंने अपनी वार्डरोब भी कर ली, हर चीज़ डन थी, बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना था। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस सेइंग कि ओ सॉरी, वो आप उस कैरेक्टर में बहुत छोटी लग रही हैं और इस तरह करके ना। तो बेसिकली दे नेवर टेल्स यू द रीज़न, बट आपको रीजन पता लग जाता है। जब वो आप देखते हैं उस कैरेक्टर में किसी और को आता हुआ तो आपको अंदाजा हो जाता है क्या हुआ था। हाँ। इसके अलावा कोई ऐसा ड्रामा, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको कॉल किया, आपने खुद इनकार कर दिया हो? हाँ, काफी है। और बाद में आपको हुआ कि इनकार नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो सब इतने हिट हुए ही नहीं है जो मैं कर चुकी हूँ। There you go। अच्छा, इसका मतलब परख लेती है कि किस स्क्रिप्ट में जान है और किस में नहीं है? नहीं, मैं अपने कैरेक्टर को परखती हूँ। स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट तो ओवरऑल आपको पता है कि बहुत ही इक्का दुक्का कोई अच्छी आ रही है। जैसे अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, और वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी पजीराई मिली है उसको। फ़हद मुस्तफ़ा थे उसमें, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। आई थिंक वैसे स्क्रिप्ट्स इतने ज़्यादा बनते ही नहीं हैं, ज़्यादातर सास बहू की स्टोरीज़ हैं, वही एक औरत ने पूरे घर को पीछे लगाया हुआ है। तो अच्छा लगे, देखिए उसमें भी सास बहू भी है, उसमें एक औरत ने पीछे भी लगाया हुआ है। हालांकि वो सारे मामला उस ड्रामे में हैं, बट स्टिल इट्स अ डिफरेंट वन बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स, और मे बी बिकॉज बाज़-औक़ात एक्टर्स लोगों को अपील कर जाते हैं। फहद ने ऐसे बात काम किया, एंड देन हानिया को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो वो ये भी एक फैक्टर होता है प्रोजेक्ट हिट होने के लिए। हाँ, बिल्कुल होता है। सम पीपल हैज़ दिस थिंग कि, और उनके बारे में ये कंसेप्शंस भी होते हैं कि हाँ यार, ये तो जिस प्रोजेक्ट में आएगा वो हिट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता भी है। अब हानिया को देखें, एक्टर मतलब उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। लेकिन बाज़ों का ये होता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी भी होती है, हम देखते हैं वो प्रोजेक्ट हिट नहीं होता। लेकिन हानिया लोग पसंद इतने ज़्यादा करते हैं, फहद को लोग पसंद इतना ज़्यादा करते हैं। एंड देन सबीन दुरेफशान जिस प्रोजेक्ट में आती है वो प्रोजेक्ट हिट होता है। एंड आल्सो शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सो वो वाली बात है कि लक और टैलेंट जब मिल जाते हैं तो फिर प्रोजेक्ट्स इस तरह के बनते हैं। I think Durre is more of a lucky person. I would say that because हम जितने भी projects देखते हैं, I'm not saying that she's not a good actress. She's a very good actress and she has this aura और बहुत अच्छी personality है उनकी. But I think उनके मामले में luck ने उनका बहुत साथ दिया है। अच्छा, you're not the first one जो ये बात कर रही हैं। सभी if you remember, हम अक्सर सवाल रखते भी हैं एक्ट्रेस के सामने, वो ये कहते हैं कि उनकी नज़र में दुरेफशान is more lucky. Lucky she is. Because if we, I don't know if I should say about this right now or not, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में you know ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत डिफरेंट हैं, तो आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली स्किनी लोगों को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है लीड कैरेक्टर्स में भी। तो इसीलिए मैं लकी कह रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अ पर्सन व्हेन आई जॉइंड दिस फील्ड, आई वॉज लाइक 85 kg। या तो फिर मेरा अभी भी खैर इतना ज़्यादा कम तो नहीं हुआ। 85 से तो बहुत कम है। या तो उस टाइम पे फिर मैंने डाइट की, मुझे सारे कहते वज़न कम करो, वज़न कम करो, क्योंकि स्क्रीन आपको चौड़ा दिखाती है। या तो दुरेफशान के केस में शी हैज़ अ वेरी प्रिटी फेस, तो उसकी बॉडी पे नज़र ही नहीं जाती। ऑल्दो शी हैज़ दैट बॉडी टाइप जो मेरी बॉडी टाइप है, ब्रॉड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, जो कि हमारी इंडस्ट्री में इतना आई थिंक काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, आप वैसे बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, मतलब अब तो इतनी आप एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी है, और ऑब्वियसली बात है कि आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई नहीं है कि स्किनी लड़की है तो वही आपको उस रोल में चाहिए। एंड देन हमने ये भी देखा है कि एक्ट्रेसेस खुद भी क्रैश डाइटिंग पे जा रही होती हैं, बिकॉज उनको इतना दिखना है, क्योंकि कैमरा उनको इतना दिखाता है। ऑलरेडी इतने तो इतना दिखाता है। कैरेक्टर के लिए भी वजन गिराओ, जैसा आपने कहा कि आपको कहा जाता था वजन गिराओ, वजन गिराओ। हाँ, 2 साल तो मैं यही सुनती रही कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम अगर वजन नहीं गिरा रही
तो एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय बॉडी टाइप. और कुछ लोग होते हैं, एंड आई एम अ वेरी एक्सेप्टिंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ. तो मैं कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ. अच्छी हो. आई डोंट वांट एनी सर्जरी, आई डोंट वांट टू अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो मुझे ये अननेचुरल सुन ले सारे जिन्होंने कराई हुई सर्जरियां. ये नाम नहीं ले रही लेकिन आपको इशारा किया है मैंने. अच्छा, आप सही लगाई बुझाई वाला काम कर रहे हैं. मैं इस सेट की फुप्पी हूँ. ओके सबीन, देन आई एम योर देखा, पार्टनर टुडे. दो ब्रेकिंग न्यूज़ Yeah. ये दे चुके हैं मुड़ के कैमरा. और मैं रिपीटली देता हूँ ताकि लोगों को अगर नहीं भी याद रहे तो याद रह जाए. याद रह जाए. अच्छा, आई थिंक एक स्टीरियोटाइप खत्म हो चुका है हमारी फील्ड से. एक ब्यूटी स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया है काफ़ी लड़कियों ने. वो था डार्क स्किन्ड वाला. एंड एज वी कैन सी अ लॉट ऑफ एक्ट्रेस हैविंग डार्क स्किन, दे आर डूइंग मेन लीड कैरेक्टर्स. और ये एक ख़त्म हो चुका है. अब मैं Yes. चाहती हूँ कि एक अब ये जो बॉडी शेमिंग है और ये बिल्कुल सारी खत्म होना चीज़ें, चाहिए. ये बिल्कुल भी खत्म होना हो जाए. चाहिए. इसको तो हाँ. अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट अच्छा, ये सिर्फ हम प्रोडक्शन हाउसेस के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से. Everyone. ठीक है, जब Yeah. सोशल मीडिया पे जाते हैं इस तरह के क्लिप्स, ड्रामा, तो सबसे पहले आप लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें लिख रहे होते हैं, जो बहुत बुरी बात है. आप फरिश्ता नहीं होता जो स्क्रीन पे आ रहा है. हर कोई इंसान है. इंसान मुख्तलिफ होते हैं, बॉडी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, कलर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. सो आपको एक्सेप्ट करना आप चाहिए. उनकी एक्टिंग पे तवज्जो दें, उसको अप्रिशिएट करें. क्रिटिसाइज करना है उनके काम को करें, बिल्कुल करें. in a decent way, I must say that. There is always a decent way of communicating things and criticizing people. Exactly. बड़ा important है. कोई रिग्रेट है जिंदगी में? अभी तक हाँ, यही 17-18 साल की जिंदगी में जो गुजरी है अभी तक. कितनी 18 साल का बना दिया. नहीं, अब इतना भी नहीं. आई एम 24. यही अच्छा. पूछना था. हाँ, आई हैव नो इशू इन टेलिंग माय रियल एज. 6 साल ही बड़ी है मुझसे. ये 18 साल, अपने आप को इफ यू 18 नो साल. यू नो. रिग्रेट तो नहीं है. बस एक रिग्रेट थोड़ा बहुत अब ये होता है कि आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर. ओके. तो मैं अपनी अम्मी को छोड़ के कराची में स्ट्रगल Yes. कर रही हूँ. तो ये एक बस रिग्रेट है, क्योंकि वो फिर मुझे बोलती हैं, शिज़े, शी यूज्ड टू कॉल मी शिज़े. Okay. शिज़े, इस बार 6 महीने हो गए हैं तुमने अपनी माँ को शक्ल नहीं दिखाई. तो उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि यार हाँ, ये एक बैड सीन है, ये एक रिग्रेट है कि कोई ऐसा ज़्यादा मैनेज time हो नहीं जाए, ज़्यादा काम तो लाहौर में हो जाए या अम्मी कराची आ जाए. नहीं, मामा नहीं आएंगी कभी कराची. शी इज़ अ प्योर लाहौरन. ओके. आपके अंदर वो लाहौरी वाला एक एलिमेंट है, फूडी एंड एवरीथिंग एंड खाने ज्यादा लाइवली एंड हाँ. कलर्स. अच्छा, आई एम वेरी लाइवली. Okay. जिंदा दिल तो मैं हूँ. ठीक है. और एज यू कैन सी, हाँ. आई डोंट हैव टू टेल दिस. हाँ, वो तो नजर आ रहा है. अच्छा, और खाने पीने का व्हेन आई वाज इन लाहौर तब मैं बहुत फूडी थी. ठीक है. लेकिन कराची जैसे ही मूव किया तो मुझे वहाँ का टेस्ट इतना कुछ समझ नहीं आया. एक्सेप्ट सम फ्यू एरियाज, जैसे ठीक है. बंस रोड है, बहुत अच्छा है. और कुछ और जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं, अच्छा ठीक है. फूड है. लेकिन मैं हर जगह का खाना नहीं खा सकती कराची में. Okay. लाहौर में तो हम कहीं भी खा लेते हैं ना. आपने देखा किसी को ऐसे कि ओवरनाइट फेम कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एंड देन फेमस? द फेम इज ओवर. हम तो देखते हैं ना, आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ. वो तो हमारे सामने ही है जिनको ओवरनाइट फेम मिलती है और फिर दे आर बूम गॉन. एंड डोंट यू थिंक कि वो उनकी लक होती है एक तरह से कि बस वो फेमस हो गए, वो फेम उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, चाहे वो जितना भी था. लेकिन हमने ओवरनाइट फेम में हमने देखा भी है कि वो किस तरीके से अभी तक काम करे. दना नीर एक एग्जांपल हमारे सामने, हाँ. ओवरनाइट फेम था वो भी. दैट वाज आल्सो अ केस ऑफ लक. क्योंकि कितने लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं. लेकिन वो खत्म नहीं हुआ. देखिए वो अभी तक शी इज डूइंग वेल. क्रेज चल रहा है वहाँ. अच्छा, इन दना नीर्स केस आई थिंक कि वो फौरन ही उसकी वीडियो सर्कुलेट इतनी की गई, इतने एक्टर्स ने सर्कुलेट की. मैंने जब देखा स्टार्टिंग में जब उसकी वो वीडियो सर्कुलेट हुई थी तो उसमें आई थिंक रेशो जो थी वो 50% एक्टर्स की थी और मीडिया वाले लोगों की ही थी जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं. तो आई डोंट नो हर पर्सनली, आई कैन नॉट से एनीथिंग कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हर फेम. बट ऑफ कोर्स उसमें भी लक तो था, क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग सो गुड कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. अभी मैं मेकअप रूम में भी किसी को सुन रही थी कि लोग कितनी अच्छी रील्स बनाते हैं यार, ये वो. तो आई थिंक जितनी वो एफर्ट पुट कर रहे हैं उनको अगर मिलना चाहिए तो उसका उनको भी रिटर्न बैक मिल सकता है. True. उनको नहीं मिल जो रहा. अच्छा काम कर रहा है. हाँ, और एक फौरी से वो हो गया, वायरल हो गया, तो डोंट यू थिंक इट्स अ लक थिंग?
नहीं, it is a luck, for sure it's a या luck. फॉर श्योर हाँ। क्योंकि हाँ, लेकिन बाद में ये कि आपको प्रूव करना पड़ता है अगर आपको काम मिल रहा या है नाउ शी इज then you डूइंग have- वेरी गुड कि Yeah, आप she's में proven. टैलेंट शी है। इज प्रूविंग इट या शी इज हाँ, डूइंग लेकिन हाँ इनिशियली इट्स ट्रू कि वो तो लक होती है। या फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है आपका डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे? कंटेंट क्रिएटर पहला सवाल है जिस पे खामोशी हुई लड़कियां है। लड़के कोई भी हो सकता है, हमारी तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स इतनी माशाल्लाह इतना अच्छा काम लारेब कर रही अच्छा कंटेंट बनाती Yes. है, लारेब रहीम। मैं उससे भी नहीं मिली कभी। आई थिंक शी इज आल्सो फ्रॉम इस्लामाबाद, Yes. राइट? हैं। Yes, she's from शी इज Islamabad. गुड। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लारेब काम कर रही है, Yeah. नो डाउट। मैं खुद फॉलो करती हूँ हाँ। अक्सर, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे और ये भी मैं लगती है, आपको पता है कभी कभी मैं कहती हूँ यार मैंने ऐसी ही वीडियो बनानी है, मैं इसको कॉपी करूंगी। ऑल्दो नोबडी डज दैट, एक्ट्रेसेस तो कॉपी कर भी रही हूँ, दे नेवर एडमिट्स इट। मैंने कहा मैंने इसी की कॉपी करनी है। शी इज Yes, रियली गुड। आप यू आर ट्रू टू हार्ट एक्चुअली, जो दिल में आप देखें आपकी ज़बान पर भी है, आप उसे शेयर कर रही हैं, Yeah. एक्सप्रेस कर रही हैं। इसे कहते हैं साथ पॉजिटिव वाइब जनरेट भी हो रही है जो कि नजर आ रही होती है। शी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Likewise. और वो लोग याद रखेंगे, ठीक है, खामोशी। याद रखेंगे। Zip it. So all the best for your other projects as well. Thank Thank you you so so much once again. नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम दोनों को दीजिए इजाजत, बल्कि हम तीनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।